नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 10 बातचीत की कला को करेंगे। इस पाठ में हम संधि और स्वर संधि के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के बनने पर ध्यान दीजिए। चराचर, चर जमा अचर, ठीक है। सर्वाधिक, सर्व जमा अधिक। अभीष्ट, अभी जमा इष्ट। महोदय, महा जमा उदय। अब दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार लिखते हुए बताइए कि शब्द के अंतिम वर्ण में कौन सा स्वर है। ठीक है, जो शब्द का अंतिम है, जैसे इसका अंतिम है र, इसका अंतिम है व, इसका है भ और इसका है ह। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा स्वर है। ठीक है, जैसे चर शब्द है, इसमें र आधा है और अ स्वर जुड़ा हुआ है इसके साथ, यानी कि इस र, आधे र और अ स्वर के मिलने से क्या बनता है, पूरा क्या बनता है, पूरा र। ठीक है, उसी तरह अगले में सर्व में देखिए, आधा व है, आधा व और अ स्वर है इसमें भी, तब क्या बना है, पूरा व। अभी, अभी में भी आधा भ और छोटी ई की जो मात्रा होती है वो वाला स्वर जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों के मिलने से क्या बना है, ये पूरा भी। ठीक है, इसी तरह से ह आधा है महा में और आ स्वर जुड़ा हुआ है, तब हमारा बनता है पूरा ह, ह और आ की मात्रा। ठीक है, अब ध्यान पूर्वक पढ़िए। जब चर शब्द में अचर शब्द जुड़ता है तो नया शब्द चराचर बनता है। कैसे, देखिए, चर का अंतिम अ, आधा र और अ है ना, स्वर अ और आधा र। स्वर और अचर का प्रथम अ स्वर मिलकर आ बनता है। देखिए, जैसे क्या है, चर है, चर में अगर हम अचर शब्द जोड़ दें, अचर, तो इसका इसका अभी हमने कैसे पढ़ा था, क्या क्या था इसमें, आधा र जमा अ था इसमें, है ना। और अगले का प्रथम ले लेते हैं, अचर का हमने इसका अ ले लिया, इसका हमने अ ले लिया, तो इसका अ और इसका अ मिलकर आ बनता है, बड़ा आ। ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, बड़ा आ। ठीक है, अब आप बताइए कि अ और अ मिलकर किस स्वर में बदल गए। तो कोष्टक में अपना उत्तर लिखना है हमने, आ में बदल गए हो, अ और अ मिलकर आ में बदल गए। अब दो ध्वनियों के इस प्रकार के मेल को संधि कहते हैं। जब दो ध्वनियों का इस प्रकार से मेल होता है, जब इन दोनों का मेल होता है, कोई भी दो ध्वनियों का मेल होता है, तो क्या होता है, उस मेल को ही क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखिए, र में अ स्वर है, ये तो हमें पता ही है क्योंकि र आधा है, और अचर का हमने अ ले लिया, तो अ और अ मिलकर आ बन गया। तो क्या बन गया हमारा, चराचर। ठीक है, चर जमा अचर, चराचर। अब देखिए, जब दो ध्वनियां निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण कर लेती हैं, तब क्या संधि मानी जाती है। तब क्या मानी जाती है, संधि। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और पहले शब्द का अंतिम स्वर, पहले शब्द का अंतिम, ठीक है, जैसे चर का र था, ठीक है, र में अ था, ठीक है, तथा दूसरे शब्द का पहला स्वर मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करते हैं, तो इसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे र का, इस र में अ स्वर था, ये वाले स्वर ने और इस वाले अचर के अ वाले स्वर ने, दोनों ने मिलकर
नए स्वर का निर्माण किया है, यानी आ का निर्माण किया है। और स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है, ये 5 भेद हैं स्वर संधि के। अब हम पढ़ेंगे। अब चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में संधि करनी है अब हमें। जैसे अन्न जमा अभाव क्या बनेगा? अनाभाव। शिव जमा आल्य, अन्न जमा अभाव क्या बन गया? अनाभाव। शिव जमा आल्य क्या बन गया? शिवाल्य। गिरी जमा ईश क्या बन गया? गिरीश। भानु जमा उदय, भानुदय। रेखा जमा अंकित क्या बन गया? रेखांकित। वार्ता, वार्ता जमा लाप, आलाप, वार्ता जमा आलाप क्या बन गया? वार्तालाप। अब एक बार मैं आपको ये समझा देती हूँ। अब देखिए, ये जो न है ना, ये न, इस न में अ स्वर है। ठीक है, इस न क्योंकि आधा है और अ स्वर जुड़ा हुआ है, तो हमें ये लेना है और ये पहले का हमें क्या लेना है? अंतिम। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना कि पहले का अंतिम स्वर लेना है हमें और अगले का प्रथम। तो इसका अ और इसका अ मिलकर क्या बन गए? आ मिल गए, आ बन गए, तभी क्या बन गया? अनाभाव। उसी तरह से व में भी अ स्वर है, तो ये वाला अ और आ मिलकर भी आ। अब इसमें छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बन गई। ठीक है, ये और ये मिलकर बड़ी ई बन गए। छोटा ऊ की मात्रा है ना, ये छोटा ऊ और ये वाला ऊ मिलकर क्या बन गए? बड़ा ऊ, बड़ा ऊ बन गए। इसमें आ है और इसमें अ है, ये भी मिलकर आ बन गए। ठीक है ना, रेखांकित। इसी तरह से इनका मेल किया गया है और संधि की गई है इनमें। ठीक है, अब देखिए जो हमने अभी ऊपर करे हैं ना उदाहरण, उसी से संबंधित है ये कि जब दो एक समान स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे छोटा आ मिलकर बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर भी बड़ा आ बनेगा, बड़ा आ और अ मिलकर आ, यानी कि दीर्घ हो जाएंगे वो। ठीक है, बड़ा आ बनेगा, चाहे छोटे आ, चाहे ये दोनों को का मेल करें हम तब भी बड़ा आ बनेगा, चाहे इन दोनों का मेल करें तब भी बड़ा आ बनेगा। ठीक है, उसी तरह से छोटी ई बड़ी ई बन जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। ठीक है, ये उदाहरण आपने देखने हैं। उसी तरह से छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनेगा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, तो ये था दीर्घ संधि। अब अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। अब ध्यान दीजिए, देव जमा इंद्र, देवेंद्र बन गया। क्या बन गया? देवेंद्र। देव जमा ईश, देवेश। महा जमा इंद्र, महेंद्र। चंद्र जमा उदय, चंद्रोदय। क्या बन गया? चंद्रोदय। महा जमा उत्सव, महोत्सव। देव जमा ऋषि, देवर्षि। ठीक है, देवर्षि। और महाजमा ऋषि, क्या बन गया? महर्षि। ठीक है, अब देखिए, यदि अ या आ के बाद, ध्यान दीजिए, यदि अ, छोटे अ और बड़े आ के बाद ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ अथवा री, ऋषि वाला री आए, तो दोनों मिलकर कर्मशः क्या हो जाएंगे? ए ओ अर हो जाते हैं। ए ओ अर हो जाते हैं। इसे गुण संधि कहते हैं। ठीक है,
ध्यान दीजिए, दोबारा पढ़ते हैं एक बार। यदि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ अथवा री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और आर हो जाते हैं। इसे गुण संधि कहते हैं। अब देखिए, अ के बाद छोटा ई आया तो ए बन गया, अ के बाद बड़ी ई आई तब भी ए, आ के बाद छोटी ई आई तो ए, आ के बाद बड़ी ई आई तब भी ए बनेगा। ठीक है, अ के बाद ऊ आएगा तो ओ बनेगा, अ के बाद ऊ आएगा तो ओ बनेगा, आ के बाद छोटा ओ तो ओ बनेगा, आ के बाद बड़ा ऊ आएगा तब भी ओ बनेगा। ठीक है, अ के बाद री आए तो अर हो जाएगा, और आ के बाद भी अगर री आए तो अर हो जाएगा। अभी हमने जो ये उदाहरण पढ़े हैं ना, अब देखिए आपको इतना तो पता ही है, इन सब में अस्वर है। क्या है इन सब में? अस्वर, क्योंकि व इसमें आधा है और अ इसमें स्वर है। तो ये वाला अ के बाद अगर ई आ जाए, है ना, तो क्या बनेगा? ए बनेगा, छोटा ए। तो ये तभी बना है देवेंद्र। समझ में आया? उसी तरह से इसमें भी अ है, अ के बाद बड़ी ई आए तब भी ए बनेगा। ठीक है, आ के बाद छोटी ई आए तब भी ए बनेगा। अब ये आ था और ये अ था, अब इसमें भी अ के बाद अब ऊ आया है, अ के बाद ऊ आएगा तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। हमने पढ़ा था ना अभी, जैसे द में क्या है? अस्वर है। अब अ के बाद ऊ आ गए तो अ और ऊ मिलकर क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। ओ की मात्रा, है ना, तभी बना ये हमारा चंद्रोदय। उसी तरह से आ के बाद ऊ आए तब भी ओ की मात्रा, यानी महाजमा उत्सव, महोत्सव। अब इसमें देखिए, व में क्या है? आधा, व आधा है और अ स्वर है इसमें। ठीक है, तो ये वाला अ के बाद अगर री आ जाए तो अभी हमने क्या पढ़ा था? अ के बाद री आ जाए तो अर हो जाएगा, तभी बना है हमारा देवर्षि, है ना, महा जमा ऋषि। अब इसमें आ है, इसमें आ है, आ और अ मिल आ और री मिलकर क्या बनाएंगे? अर, यानी महर्षि। ठीक है, अब अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। हमने अभी दीर्घ संधि और कौन सी संधि के बारे में पढ़ा? गुण संधि के बारे में। आपको इनके ये उदाहरण जो है कि इनकी जो कंडीशन है, जो नियम है, वो याद करने पड़ेंगे, तभी आप संधि कर पाओगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं। एक जमा एक, एक एक, सदा जमा एव, सदैव। एक जमा एक क्या बन गया? एक एक। सदा जमा एव क्या बन गया? सदैव। महा जमा ऐश्वर्य क्या बन गया? माहेश्वर्य। परम जमा ओजस्वी, परमोजस्वी। महा जमा औषध, महौषध। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं हम, ये इसमें क्या, किस तरह से ये बदलाव आए हैं, संधि की गई है। यदि यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा ए बन जाएगा। ठीक है, अ और आ के बाद अगर ए, छोटा ए आए चाहे बड़ा ए आए, तो दोनों के स्थान पर बड़ा ए बनेगा। उसी तरह से ओ या बड़े ओ के बाद कि अ और आ के बाद ओ या बड़ा ओ आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा ओ हो जाएगा। इसे हम कहते हैं वृद्धि संधि। इसमें वृद्धि हो गई है। ठीक है, चाहे छोटा ए आए चाहे बड़ा ए आए, मिलकर क्या बनेगा? बड़ा ए। जैसे देखिए, अ के बाद ए आया है तब बड़ा ए बना है, अ के बाद बड़ा ए आया तब भी बड़ा ए बना है, आ के बाद ए आए तब भी बड़ा ए, आ के बाद बड़ी ए आए तब भी बड़ा ए, आ के बाद ओ आएगा तो बड़ा ओ बनेगा, आ के बाद बड़ा ओ आएगा तब भी बड़ा ओ,
अ के बाद बड़ा ओ आएगा तब भी बड़ा ओ, आ के बाद बड़ा ओ आएगा तब भी बड़ा ओ। ठीक है, तो ये है वृद्धि संधि। जैसे हमने इसमें देखो, एक बार आपको बता देती हूँ। जैसे इस क में क्या है, अ है, इस अ के बाद ए आया है ना, तो क्या बन गया, बड़ा ए बनेगा ना, तो दो मात्राएं लग जाएंगी एक एक। ये आ है, आ के बाद ए आ गया तब भी बड़ा ए बनेगा, आ के बाद बड़ा ए आएगा तब भी दो मात्राएं लग जाएंगी। अब इसमें देखिए प्रारंभ में क्या है, अंतिम वाले में म आधा और अ स्वर, और ये अ और ओ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ओ बनाएंगे ना, तो परमोजस्वी। ठीक है, उसी तरह से इस आ और ओ को मिलाकर क्या बनेगा, महा जमा औषध महोषध। ठीक है, इस तरह से संधि होगी, ये है वृद्धि संधि। अब अगला देखिए, नीचे लिखे शब्दों में उदाहरण के अनुसार संधि कीजिए। यदि जमा अपि, यद्यपि, इति जमा आदि, इत्यादि, प्रति जमा एक, प्रत्येक, अनु जमा एषणा, अन्वेषणा, पितृ जमा आगमन, पित्रागमन। ठीक है, अब इसका कंडीशन देखेंगे, नियम देखेंगे हम इसका। यदि ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद, देखिए चाहे छोटी ई हो, चाहे बड़ी ई हो, चाहे छोटा ऊ, चाहे बड़ा ऊ हो, या री हो, री की मात्रा। ठीक है, इसके बाद कोई दूसरा स्वर आए, कोई भी दूसरा आ जाए, ठीक है, ई या ई, तो कोई भी दूसरा स्वर आएगा तो जो, अगर ई और ई है ना, वो किस में बदल जाएगा, य में। ठीक है, और ऊ और बड़ा ऊ किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा व में। और री किस में बदल जाएगा, र में, आधे र में, र। तो इसे हम क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं। ठीक है, मतलब कि छोटी ई बड़ी ई का य बन जाएगा अगर उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए, छोटे ऊ बड़े ऊ का व बन जाएगा, और री का र बन जाएगा। देखिए जैसे छोटी ई और अ आधा य बन गया, छोटी ई और आ आधा य बन गया, छोटा ऊ और अ आधा व, ई और ए आधा य, ऊ और ए आधा व, री और आ र। ठीक है, तभी ये बने हैं। देखिए जैसे अब इसमें क्या है, द में ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, तो ये वाले ई के बाद अ आ गया है। हमने कहा था कोई भी स्वर आए, ई या ई के बाद, ई या बड़ी ई के बाद कोई भी स्वर आए तो उसका आधा द बन जाएगा, तो ये बन गया यद्यपि। नहीं, उसका क्या बन जाना था, हाँ आधा य बनेगा उसका, तो यद्यपि। ठीक है, उसी तरह से इसमें देखिए, त में आधा, त आधा है और ए की मात्रा है। ठीक है, त आधा है और ए की मात्रा है, तो ई और आ मिलकर क्या बन गए, या, इत्यादि। अब त में, इस वाले त में, इस वाले त में भी ई की मात्रा है और ए स्वर आ गया, तो ये क्या बन गया, ये भी य बन गया, प्रत्येक, है ना। तभी क्या संधि हुई है, प्रत्येक, प्रति जमा एक, प्रत्येक, अणु जमा एषणा, अन्वेषणा बन गया, अन्वय। अब ये देखिए ऊ था, ये न में ऊ है। ठीक है, इस न में ऊ की मात्रा है और ए स्वर मिलकर क्या बनाएंगे, व बनाएंगे, है ना। अभी हमने पढ़ा था व बनेगा, तो क्या बन गया, अन्वेषणा। पितृ, री का हमने क्या कहा था, र बन जाएगा, आधा र। ठीक है, और इस त में र भी जोड़ दिया तो क्या बन गया, पित्रागमन। ठीक है, ये था यण संधि। अब आओ दोहराएं से संबंधित प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों की संधि
अथवा संधि विच्छेद कीजिए। ये तो है संधि विच्छेद, जब जमा का निशान आ जाए तो ये क्या है, विच्छेद हो गया इसका। और ये पूरा अगर जोड़ के मेल हो जाए इनका तो वो बन जाएगा संधि। ठीक है, तो पुस्तक जमा आलय तो क्या बन जाएगा, इस क का आ और ये आ मिलकर आ बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पुस्तकालय। अब अगला है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष तो इसका क्या बनेगा, उप जमा अध्यक्ष। उप जमा अध्यक्ष। राजर्षि तो इसका क्या बनेगा, राजा। राजा जमा ऋषि। ठीक है, महाजमा उत्सव महोत्सव। महाजमा उत्सव का क्या बन जाएगा, महोत्सव। उमेश। उमेश का क्या बनेगा, उमा जमा एश, उमेश बन जाएगा। ठीक है, भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा, भानु जमा उदय। भानु जमा दय, द। ठीक है, एक मिनट, इसे आप सही कर लीजिए। यहाँ पे भानु जमा उदय होएगा, क्योंकि ये वाला ऊ और ये वाला ऊ मिलके ही तो बड़ा ऊ बना है ना हमारा, तो क्या आएगा, भानुदय। ठीक है, भानुदय का संधि विच्छेद भानु जमा उदय। सदा जमा एव। सदा जमा एव का सदैव संधि क्या होगी, सदैव। अगला देखिए प्रश्न, निम्नलिखित रिक्त वाक्यों में उचित विशेषण भरकर उसका भेद लिखिए। ठीक है, विशेषण का भेद लिखना है हमें। राम डैश दूध पीता है तो क्या विशेषण लगा सकते हैं दूध के लिए हम, गरम, ठंडा, कुछ भी लगा सकते हैं। मीठा, ठीक है, फीका, है ना, राम फीका दूध पीता है, राम गरम दूध पीता है, राम ठंडा दूध पीता है। तो वो सभी क्या होंगे, उसके गुण होंगे। संज्ञा क्या है, दूध है। ठीक है, तो उसका गुण क्या है कि वो गरम है। अगर मीठा होता तो भी वो उसका गुण ही था। ठीक है, तो ये है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण। विशेषण को हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको विशेषण के बारे में अच्छे से समझ में आए। अगला देखिए, उसने कक्षा में डैश स्थान प्राप्त किया है। प्रथम भी हो सकता है, द्वितीय भी हो सकता है, तृतीय भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या है, एक संख्या बताई जा रही है कि पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। तो क्या है ये विशेषण का कौन सा भेद हो गया, ये संख्यावाचक विशेषण। अगला देखिए, मेरी कक्षा में डैश विद्यार्थी हैं। 2 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमें संख्या का पता लग रहा है, तो क्या है ये संख्यावाचक विशेषण। मेरा घर डैश दिशा में है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये दिशा का गुण बता रहा है कि कौन सी दिशा है। ठीक है ना, तो क्या आएगा, गुणवाचक विशेषण। अगला देखिए, डैश कबूतर उड़ते हुए हमारी छत पर आ गए। तो कुछ कबूतर, कुछ क्या है, वो हमें संख्या का ये पता लग रहा है उसमें। ठीक है, तो क्या आएगा, ये संख्यावाचक विशेषण। निश्चित नहीं है ये संख्या, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। अगर ऐसे होता कि 2 कबूतर या 4 कबूतर, तब क्या होता, वो निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ आ गया ना, कुछ हमें निश्चित नहीं है कि पक्का पता नहीं है कि कितने हैं, कुछ है पर, तो वो क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को उचित प्रविशेषण द्वारा पूरा कीजिए। अब प्रविशेषण लगाना है, जो विशेषण की भी विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं हम, प्रविशेषण। ठीक है, वह लड़का डैश परिश्रमी है। परिश्रमी तो क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया, लेकिन इसकी भी विशेषता क्या है कि वो बहुत परिश्रमी है। तो क्या है, बहुत क्या है, प्रविशेषण।
तुम डैश भोले हो, भोले की विशेषता क्या है, बड़े भोले हो, तो बड़े क्या है, प्रविशेषण। मैं अब डैश स्वस्थ हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल क्या है, प्रविशेषण। पानी डैश ठंडा है, बहुत ठंडा है, तो बहुत क्या हो गया इसमें, प्रविशेषण। अगला प्रश्न देखिए, कोष्टक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द से रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, ये जो कोष्टक में दिए गए हैं तो इसका हमें विलोम करना है, यानी विपरीतार्थक शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। ठीक है, तो गर्मी में डैश पदार्थ ज्यादा अच्छे लगते हैं, ठोस का क्या होगा, तरल। डैश परीक्षा में मैं प्रथम आऊंगा, विगत, विगत पिछली हो गया, तो अगली परीक्षा में, यानी कि अगली परीक्षा में या आगामी, आने वाली। ठीक है, आगामी क्या हुआ, आने वाली, तो विगत का उल्टा विपरीत या विलोम क्या हुआ, आगामी। आजकल भारत गेहूं का डैश कर रहा है, आयात, आयात का क्या आएगा, उन विलोम, निर्यात। अपने डैश से मिलकर आ रहा हूं, अग्रज बड़ा, अनुज छोटा। डैश ऋतु में गर्म खाना अच्छा लगता है, उष्ण, उष्ण तो हो गया ग्रीष्म ऋतु, तो उसका उल्टा क्या होगा, शीत, तो शीत ऋतु में गर्म खाना अच्छा लगता है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले अंश का कारक लिखिए। कारक करना है हमें, ठीक है, कौन से कारक का ये भेद है। पहला देखिए, माँ ने बेटे को समझाया, मोटे काले शब्द कौन से हैं, बेटे को, जैसे बेटे को, रमा से, ठहरो, राधा को, मेज पर। तो इनके साथ जो ये निश्चिन्ह लगे हुए हैं ना, ये ठहरो, राधा को, मेज पर, तो ये क्या है, कारक के विभक्ति चिन्ह है। जैसे पहला हमें उदाहरण दिया गया, माँ ने बेटे को समझाया, बेटा क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा कारक का उदाहरण है, कर्म कारक का। दिव्या रमा से अच्छा गाती है, दिव्या रमा से अच्छा गाती है, तो ये कौन सा भेद हो गया, अपादान कारक। वैसे करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है, लेकिन वो साधन होता है कि से, के द्वारा, ठीक है ना, तो वो साधन होता है। और जहाँ पर तुलना की जाए या अलगाव का भाव हो, वहाँ पर हम अपादान कारक का, वहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक होता है। ठहरो उस तरफ खतरा है, ठहरो संबोधन, संबोधन कारक का उदाहरण। मैंने राधा को पुस्तक दी, किसी के लिए कुछ करने का भाव, यानी संप्रदान, संप्रदान कारक। गिलास मेज पर रख दो, गिलास मेज पर रख दो, पर क्या है, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह। ठीक है, अधिकरण कारक। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए अव्यय शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये हमें कोष्टक में अव्यय शब्द दिए गए हैं, यानी अविकारी शब्द, तो इनसे हमें ये खाली स्थान भरने हैं। तुमने मना किया था डैश, मैं नहीं आया, इसलिए मैं नहीं आया। पिता और पुत्र घूमने जा रहे हैं, और पेट्रोल डैश के डैश कार नहीं चल सकती, यानी पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती। खूब मन लगाकर पढ़ो डैश कक्षा में प्रथम आओ, ताकि कक्षा में प्रथम आओ। स्कूल डैश ही राजू का घर है, स्कूल के पास, ठीक है, इसलिए, और के बिना, ताकि और के पास। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मूर्तिकला सीखने के बारे में अलका और आभा के बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो अलका कहती है, अरे आभा कैसी हो और कहाँ से आ रही हो। फिर आभा कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मूर्तिकला केंद्र से आ रही हूँ। अलका, मूर्तिकला केंद्र क्यों। आभा, मैंने कल से ही मूर्तिकला सीखना शुरू किया है। तब आभा कहती है, अलका कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे क्यों नहीं बताया। आभा, क्या तुम भी मूर्तिकला सीखना चाहती हो। अलका, हाँ, इसमें मेरी बहुत रुचि है,
आभा, तो ठीक है, कल से तुम भी मेरे साथ चलना। अलका, हाँ जरूर चलूंगी। आभा, पर एक बार अपने माता पिता से इस विषय में बात कर लेना। अलका, ठीक है। आभा, ठीक है, कल सुबह तुम मुझे बता देना। अलका, हाँ ठीक है, मैं अपने माता पिता से इस विषय में बात करके तुम्हें बताती हूँ। आभा, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। तो ये था पाठ 10, बातचीत की कला। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।